ऐसे ही का तमाम ये कंबोधिलाल है, वैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते के पहले मनी सेंट्रल की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं आज शो में खास क्या है, कौन कौन सी खबरें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी, क्या कहते हैं आर्थिक विकास दर के अनुमान। पहला एडवांस एस्टिमेट आया है सरकार की तरफ से, अगले साल के अनुमान पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बात होगी कैसे डिफॉल्ट में फंस गई जेपी एसोसिएट, क्या नए सिरे से होगी रिलायंस कैपिटल की नीलामी, यह मामला भी उलझता जा रहा है। क्या सस्ता होगा पेट्रोल और डीजल, ऐसी उम्मीद क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। शहरों में महंगी हुई जमीनें और शेयर बाजार से क्यों रूठे विदेशी निवेशक। और हाँ, चलते चलते अरमानों की चिट्ठी तो है ही। 5 चिट्ठियां आप तक पहुंच चुकी हैं, 6ठी चिट्ठी भी आ गई है। किसकी वो चिट्ठी है, ये भी आपको सुनवाएंगे आज मनी सेंट्रल में। पहली खबर आरबीआई से। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनसीपीआई जैसी समानांतर व्यवस्था तैयार करने के लिए रिजर्व बैंक ने जिस न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस की घोषणा की थी, उसे फिलहाल होल्ड कर दिया है, ठंडे बस्ते में डाल दिया है। फेसबुक, गूगल, अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी दिग्गज कंपनियों ने न्यू अम्ब्रेला एंटिटी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। इन सभी कंपनियों की तरफ से आए आवेदन को आरबीआई की तरफ से फिलहाल रोक दिया गया क्योंकि वो उसकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरे। सर, आरबीआई को ये आवेदन समझ क्यों नहीं आए, क्या कमी रह गई? हाँ शुभम, सप्ताह के पहले मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक किस्म की मोनोपोली है बाजार में, जो सारे पेमेंट सिस्टम्स को जिनका इस्तेमाल आप अपने मोबाइल वॉलेट के जरिए या डिफरेंट बैंकों के पेमेंट सिस्टम्स के जरिए करते हैं, उन्हें कंट्रोल करती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक की कोशिश ये थी कि इसके समानांतर एक और कंपनी बाजार में लाई जाए ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा हो सके। उसका नाम कुछ नहीं था, लेकिन उसका नाम न्यू अम्ब्रेला एंटिटी कहा गया था, यानी एक बड़ी कंपनी जिसके पास पेमेंट के सारे सॉल्यूशंस उपलब्ध हों और वो एनपीसीआई के पैरेलल काम कर सके। रिजर्व बैंक के पास प्रस्ताव आया था, काफ़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें भागीदारी की थी। उसमें गूगल, अमेजन, फ्लिपकार्ट और फेसबुक जैसी कंपनियां मौजूद थीं। लेकिन साल की शुरुआत में पूरे पेमेंट मार्केट में कंपटीशन लाने की ये पूरी मुहिम औंधे मुँह गिर पड़ी। रिजर्व बैंक ने उस नई एंटिटी को बनाने का प्रस्ताव अभी फिलहाल रोक दिया है। उसकी वजह यह है कि ये चारों पांचों कंपनियां मिलकर कुछ भी ऐसा नया नहीं सुझा सकी आरबीआई को जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से बेहतर हो और अच्छा हो। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन के पैरेलल रिजर्व बैंक एक ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा वित्तीय तौर पर चपल और सचल व्यवस्था बनाना चाहता था, जिस व्यवस्था की सिफारिश या जिसका आर्किटेक्चर या जिसका ढांचा देश की और दुनिया की बड़ी पेमेंट कंपनियां नहीं दे पाई। और इसलिए रिजर्व बैंक ने फिलहाल इस नई एंटिटी के लिए, नई कंपनी के लिए लाइसेंस देने का प्रस्ताव टाल दिया है। ध्यान रहे कि अगस्त 2020 में रिजर्व बैंक ने पहली बार इस तरीके की एक एंटिटी बनाने या इस तरीके की एक व्यवस्था बनाने का चर्चा पत्र जारी किया था, जिसके जरिए नेशनल पेमेंट्स के मार्केट में, जिसमें आप यूपीआई भी शामिल है, इस पेमेंट्स के मार्केट में कंपटीशन लाने की कोशिश की गई थी। अब फिलहाल ये प्रक्रिया रुक गई है। अब चर्चा करेंगे आर्थिक विकास दर पर। वित्त वर्ष 2022-23 के ग्रोथ को लेकर सरकार की तरफ से आए पहले अनुमान में सरकार ने रिजर्व बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से ज्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया है। सरकार की तरफ से यह अनुमान लगाया गया है कि 7% की आर्थिक विकास दर होगी, जबकि आरबीआई और आईएमएफ ने 6.8 और वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि 6.9% रहेगी भारत की आर्थिक विकास दर 2022-23 के लिए। 2022-23 के नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में भी जो अनुमान आए हैं वो 11.1% से बढ़ाकर 15.4% कर दिया गया है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुस्ती की वजह से आने वाली कुछ तिमाहियों के दौरान भारत की जीडीपी ग्रोथ प्रभावित होगी और वित्त वर्ष 2024 का जो अनुमान है वो घटकर 6% पर आ जाएगा। सर, पहले हम एडवांस एस्टिमेट की बात करते हैं जो आए हैं। अलग अलग सेक्टर्स की क्या तस्वीर दिख रही है? शुभम, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस आंकड़े की रोशनी में आने वाले बजट को देखा जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये पिछला पूरा साल आंकड़ों की दृष्टि से बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा। सरकार ने इस आंकड़े के जरिए क्या क्या माना है, जिसे हमें गंभीरता से समझना जरूरी है कि इसका सीधा असर हमारे आपके वेतन और रोजगारों पर पड़ता है। सरकार ने इस आंकड़े के जरिए माना है कि भारत की अर्थव्यवस्था इस बार बमुश्किल 7% की दर से बढ़ेगी, जो पिछले साल 8.7% की दर से बढ़ी थी। ये आकलन अभी तक का सरकारी और निजी एजेंसियों की तरफ से आए हुए एजेंसियों की तुलना में सबसे आशावादी, सबसे उत्साहवर्धक आकलन है। इसके पीछे इसका जो पैराडॉक्स है वो ये है कि रिजर्व बैंक अपने आकलन में पिछले साल बता चुका है कि साल की 2 तिमाहियां यानी आखिरी 2 तिमाहियों में भारत की आर्थिक विकास दर 5% से नीचे चली जाएगी। लेकिन उसके बाद भी सरकार ये मान रही है कि भारत की आर्थिक विकास दर में 7% के आसपास बढ़ोतरी दिखाई देगी।
ध्यान रखना जरूरी है कि एडवांस एस्टीमेट है, यानी अग्रिम अनुमान है जो साल खत्म होने से पहले आया है। अभी साल की 2 तिमाहियों के आंकड़े इसमें नहीं है। सरकार एक प्रोविजनल एस्टीमेट लेकर बाद में आएगी, जहां हमें पता चलेगा कि भारत की आर्थिक विकास दर वास्तविक तौर पर कितनी रही। अब हम सेक्टर के तौर पर देखें तो सरकार का यह अनुमान क्यों रिजर्व बैंक या बाकी जो एजेंसियां उनके अनुमानों से ज़्यादा आशावादी उत्साही दिखाई देता है, इसे थोड़ा सा हमें कुछ मतलब अगर हम अंग्रेजी में कहें तो पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये आकलन कई सारे मोर्चों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में पिछले साल के मुकाबले तीखी गिरावट दिखाता है। जहां अच्छी खबर है उन खबरों को हम देखते हैं। इस बढ़ोतरी का बुनियादी अनुमान केंद्रित है 2023 में कृषि की विकास दर पे, जो 3.5% यहाँ की गई, जो पिछले साल 3% थी। यानी करीब 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कृषि के उत्पादन में दिखाई दे रही। खरीफ का आंकड़ा उसे सपोर्ट करता है, खरीफ के उत्पादन का आंकड़ा सपोर्ट करता है, लेकिन भारत की जीडीपी में कृषि का हिस्सा छोटा है, इसलिए इसका असर हमें उतना बड़ा नहीं दिखाई देगा। पर भारत की अर्थव्यवस्था को 7% तक अगर पहुँचती है तो उसमें कृषि में 50 बेसिस पॉइंट की ज़्यादा बढ़ोतरी का असर होगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप अन्य उत्पादक क्षेत्रों से निकलते हैं, खेत से बाहर निकलते हैं, फैक्ट्रियों की तरफ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, तो आपको एक तरफ से पिछले साल की तुलना में इस साल के अनुमानों में गिरावट दिखाई देती है। जैसे पिछले साल माइनिंग सेक्टर 11-11.5% से ग्रो किया। एनएसओ का आंकड़ा, यानी जो सरकार का ताजा आंकड़ा, वो बताता है कि इस साल माइनिंग सेक्टर केवल 2.4% की दर से ग्रो करेगा, यानी दहाई के अंकों से इकाई के अंक में आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पिछले साल लगभग 10% से ग्रो किया था, सरकार का अनुमान इस साल 1.6% के आसपास आ जाएगा। ये बड़ी गिरावट है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका असर हमने दूसरी तिमाही और छमाही जो आकलन आए थे उसमें भी देखा था। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट 11.5% थी, वो 9% के आसपास आ जाएगी। सर्विसेज की ग्रोथ रेट 11% के आसपास रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में 13% के आसपास रहेगी, जो पिछले साल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। ये अनुमान आखिरी 2 तिमाहियों के नतीजों से बदल सकते हैं, आखिरी 2 तिमाहियों में उत्पादन के नतीजों के हिसाब से बदल सकते हैं, लेकिन ये आंकड़ा फिलहाल सरकार के बजट के आकलनों का आधार होगा। सर, अब दूसरा एक अहम आंकड़ा जिसके बारे में जानना चाहेंगे वो है निवेश का, वो है मांग का। वहाँ क्या स्थिति दिखाई दे रही है, चाहे प्राइवेट कंजम्पशन की बात करें या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की? यहीं से इस आंकड़े का जो लक्ष्य का जो रखा गया, जो 7% का आकलन आया, इसे लेकर थोड़ा संदेह पैदा होता है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग 2023 में 2022 की तुलना में कम रहेगी। करीब 7.9% की ग्रोथ रेट 2022 में थी, 2023 में 7.7% रहेगी, यानी लोग पिछले साल की तुलना में कम खर्च करेंगे। यह आंकड़ा उन सारी सूचनाओं से सपोर्ट होता है कि रूरल इलाके से मांग नहीं आ रही है, FMCG कंपनियों को डिमांड नहीं मिल रही है, भारत में सस्ते सामान नहीं बिक रहे हैं, मोबाइल और बाइक्स नहीं बिक रहे हैं। डिमांड की साइड से सरकार के खर्च में बढ़ोतरी ज़्यादा दिखाई गई है। पिछले साल की तुलना में 2.6% थी, इस साल 3.1% है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन को थोड़ा चमकाने में, 7% तक पहुंचाने में मदद की। हालांकि 2 तिमाहियों का आंकड़ा जीडीपी से आया था, उसमें सरकार का खर्च पहले 2 तिमाही में गिरा था पिछले साल की तुलना में। तो इसका मतलब यह है कि एनएसओ ये मान रहा है कि साल की 2 आखिरी तिमाहियों में, यानी जो तिमाही चल रही है और इससे पहले की तिमाही में, सरकार ने पिछले साल से ज़्यादा खर्च किया है। अगर वो खर्च किया है तो वो हमें मांग में और बाकी चीज़ों में रिफ्लेक्ट होना दिखाई पड़ेगा। बाकी प्राइवेट कंजम्पशन स्पेंडिंग जो है वो पिछले साल की तुलना में करीब 5% कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जिसको ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, 15.5% के आसपास की दर थी, इस बार 11% के आसपास रहेगी। काफ़ी मिला जुला मिक्स सा आंकड़ा है। आप साल खत्म होने के बाद प्रोविजनल एस्टीमेट तक ये मान सकते हैं कि भारत की आर्थिक विकास दर 7% पहुंच भी सकती है और इससे खिसक कर नीचे उस आकलन के आसपास आ सकती है जो आरबीआई ने 6.8, 6.5, 6.9% के आसपास रखी थी। लेकिन 7% की मंजिल बमुश्किल ही छुई जा पाएगी इस बार, ऐसा लगता है। ये तो बात होगी सर इस साल की। अब चलते हैं अगले साल पर। 2024 के लिए कैसे अनुमान मिल रहे हैं? 2024 का आंकड़ा कई मामलों में काफ़ी चौंकाने वाला और वो चुनौतीपूर्ण है। इस आकलन के तत्काल बाद भारत में 2024 के आकलन आना शुरू हो गए, जो कि जिनके आधार पर अगले साल के बजट की गणना बनेगी। ज़्यादातर एजेंसियां, मैं सारे एजेंसियों के आकलन पढ़ने की कोशिश कर रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था में अगले साल 6 और 6% से कम की विकास दर का आकलन हो रहा है 2024 में। और हाल फिलहाल के वर्षों में ये काफ़ी कम विकास दर होगी उस हिसाब से। IMF 6.1%, वर्ल्ड बैंक 6.6%, केयर रेटिंग 6%, क्रिसल 6% और बाकी एजेंसियां हैं औसत 6% हैं। हालांकि ये दुनिया के कई सारी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में तेज विकास दर होगी, पर भारत की ज़रूरतों के मुताबिक बहुत कम विकास दर हो सकती है।
कुछ एजेंसियां पहले ये बता चुकी हैं कि साल की पहली दूसरी तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर में गिरावट अगर आई तो ये 5.5% के आसपास आ सकती है। ये चुनौती अगले साल के लिए बड़ी है, क्योंकि इस साल भारत की आर्थिक विकास दर को जो डिमांड की मदद मिलनी चाहिए थी, इसे समझना इसलिए ज़रूरी है कि कोविड का लॉकडाउन खुलने के बाद 2023 सबसे क्रूशियल साल था, 2022-23 सबसे महत्वपूर्ण साल था भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए। जो पेंटअप डिमांड आनी थी, जो नौकरियां बननी थी, जो रोजगार वापस लौटने थे, वही सारी खपत और वही सारी चीज़ें हमें 2024 में असर के तौर पर सामने दिखाई देनी थी। लेकिन इस साल महंगाई मिली हमें, इस साल हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी मिली और इस साल हमें बड़े पैमाने पर उद्योगों में रोजगार न लौटते दिखे और रोजगारों में कमी देखी। उसका असर हमें 2024 की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कंपनी जेपी एसोसिएट बैंकों से लिए हुए कर्ज की बड़ी किस्त चुकाने में नाकाम रही है, डिफॉल्ट कर गई है कंपनी की तरफ से कहा गया कि वे 4059 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं लौटा पाई है। कंपनी पर 29,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कर्ज है। कर्ज नहीं लौटाने की वजह से कई बैंकों ने जेपी एसोसिएट के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू की हुई है। सर, किस तरह डिफॉल्ट में फंस गई है कंपनी? जेपी एसोसिएट्स को लगातार अपने कर चुकाने में चूकना पड़ रहा है। इससे पहले जो एक किस्सा था वो एसबीआई के साथ था। ये करीब 4059 करोड़ रुपए के आसपास का डिफ़ॉल्ट है जिसमें 1713 करोड़ का प्रिंसिपल अमाउंट है और 2346 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट अमाउंट है। जेपी एसोसिएट्स ने सरकारी ने एक्सचेंजेस को अपनी फाइलिंग में ये बात बताई है। ये कंसोर्टियम से मिला हुआ कर्ज था। जेपी एसोसिएट्स लगातार गहरे संकट में चल रही है। कंपनी ने अभी 2017 में अपना सीमेंट बिजनेस भी बेचा था, उसके बाद काफ़ी और संपत्तियां बेचने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। 2018 में इस कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल में भी ले गया था। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि याद है कि पिछले साल 2022 के सितंबर में ही एसबीआई ने भी एनसीएलटी में जेपी एसोसिएट्स के खिलाफ अपील की थी, जो 6,893 करोड़ रुपए का एक डिफ़ॉल्ट था जो एसबीआई वहाँ लेकर गई थी। तो अब एक और कंपनी एनसीएलटी की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। एक और बड़े कर्ज के भुगतान में जेपी एसोसिएट्स कर्ज की तरफ जाने की तैयारी कर रही है। चलिए, अब एक और कंपनी की बात, रिलायंस कैपिटल की। रिलायंस कैपिटल को कर्ज देने वाले बैंक नए सिरे से कंपनी की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। माना जा रहा है कि पिछली नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने की समय सीमा के बाद हिंदुजा ग्रुप की तरफ से आई बड़ी बोली को ध्यान में रखते हुए बैंक नए सिरे से नीलामी के बारे में सोच रहे हैं ताकि कंपनी को दिए कर्ज की ज़्यादा से ज़्यादा वसूली हो सके। बैंकों को रिलायंस कैपिटल की से 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की वसूली करनी थी। पिछली नीलामी के दौरान जो सबसे बड़ी बोली आई थी वो 8,640 करोड़ की टोरेंट ग्रुप की थी। समय सीमा खत्म हुई, उसके बाद क्या हुआ, हिंदुजा ग्रुप ने एक और बड़ी बोली लगा दी 9400 करोड़ की। इसकी शिकायत लेकर टोरेंट पहुंच गई एनसीएलटी में। उसने कहा कि भाई समय सीमा खत्म हो गई थी, फिर आप कैसे बोली लगा सकते हैं, और अब पूरी गाड़ी फिर से बैक टू 01। सर, अब नई प्रक्रिया जो होगी नीलामी की वो शुरू कैसे होगी? हम लोगों ने अपने यहाँ कंपनी नाम के एपिसोड में मनी 9 में पिछले हफ्ते में इस बात को बताने की भी विस्तार से बताया था कि कैसे हिंदुजा समूह ने आरकैप जो बिक नहीं रही थी उसके पूरी नीलामी प्रक्रिया को काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी रोमांचक बना दिया। लेंडर्स को, जो कर्ज देने वाले लोग थे जिन्हें कहीं ग्राहक नहीं मिल रहे थे, अब उन्हें इस बीमार कंपनी को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा होती दिखाई देने लगी। और अब ऐसा लग रहा है कि लेंडर्स मतलब जो बैंक्स हैं वो ज़्यादा बोली की और ज़्यादा कीमत की उम्मीद में इसे दोबारा ऑक्शन की प्रक्रिया में ले जाएंगे। हालांकि आईबीसी की व्यवस्था के तहत थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक बार ऑक्शन की प्रोसेस शुरू होने के बाद इसे वापस लेना, लेकिन लेंडर्स अंततः फैसला करते हैं, कर्ज देने वाले फैसला करते हैं, तो शायद एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत इसे दोबारा बोली के लिए डाला जाएगा अगर कोई कानूनी अड़चन नहीं आती। और ये माना जा रहा है कि अब जो नया रिजर्व प्राइस होगा आरकैप का वो 9600 करोड़ के आसपास होगा, क्योंकि 9500 करोड़ के आसपास की बोली हिंदुजा समूह ने लगाई थी। अब फिर टोरेंट समूह को अगर पलट कर देखें तो टोरेंट समूह की बोली 8,640 करोड़ रुपए के आसपास थी, तो टोरेंट समूह से ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अब इसको कर्ज देने वाले बैंकों को ये दिखने लगा है कि 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ तक की बोली के आधार पर इसे 10,000 करोड़ तक की कीमत मिल सकती है। इसलिए आरकैप की पूरी कहानी, आरकैप को बेचने की पूरी कहानी नए सिरे से शुरू होगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट के बावजूद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती नहीं हुई, और इसका फायदा किसे मिला? तेल कंपनियों को। तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 10 रुपये और डीजल पर प्रति लीटर 6.5 रुपये की बचत हो रही है। पिछले 8 महीने से देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव
नहीं हुआ है। जब कच्चे तेल का भाव $130 प्रति बैरल तक पहुंच गया था तो तेल कंपनियों को भारी घाटे का सामना करना पड़ा था। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तेल कंपनियों के घाटे की भरपाई के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती हो सकती है, बशर्ते कच्चे तेल के भाव निचले स्तर पर बने रहें। फिलहाल विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड के भाव $81 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहे हैं। सर, पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की उम्मीद कितनी लगाएं? ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखती है, क्योंकि अगर आप मौजूदा गणित के तौर पर देखें तो तेल कंपनियों को अप्रैल से सितंबर तक 21,000 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था पेट्रोल डीजल की को सस्ता रखने के लिए सरकार के दबाव पर, जबकि कच्चे तेल की कीमतें ज़्यादा थीं, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, उसके बाद भी घाटा था। लेकिन अब जाकर कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और उनके पास जो स्टॉक्स का वैल्यूएशन है उसे मिलाते हुए उन्हें पहली बार पेट्रोल डीजल की कीमतों पर उनके मार्जिन्स बेहतर होना शुरू हुए। सरकार तात्कालिक तौर पर कंपनियों को कीमतें कम करने की या कंपनियां खुद कीमतें कम करना चाहेंगी, इसकी उम्मीद फिलहाल कम दिखाई देती। एलपीजी के मामले में ज़रूर थोड़ा बहुत रियायत बजट के आसपास या बजट के करीब हो सकती है। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई कमी दिखाई भी देगी तो शायद वो चुनावों के आसपास सरकार कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ एक दूसरा और फैक्टर है, दूसरा एक और कारक है जो सरकार और पेट्रोलियम कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। चीन की अर्थव्यवस्था में ओपनिंग शुरू हो चुकी है, जीरो कोविड प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू हो गई हैं और वो अरसे से लगभग 2-3 हफ्ते से ठंडे पड़े तेल बाजार को उत्साह देने के लिए पर्याप्त है और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें फिर $80 से ऊपर निकलकर $85 की तरफ बढ़ने लगी। तो अगर कच्चे तेल की कीमतों में फिर $85-90 का स्तर बना रहा, बाकी ओपेक देश अपनी तरफ से उत्पादन में कटौती करके उसे बढ़ाते रखते रहे, तो फिर तेल कंपनियां फिर इस स्थिति में नहीं होंगी कि वो कीमतों में कमी कर सकें। लेकिन फिलहाल लंबे समय के बाद तेल कंपनियों ने की बैलेंस शीट में पेट्रोल डीजल के नुकसानों की भरपाई होती दिखाई दे रही है। कच्चे तेल के बाद अब बात नेचुरल गैस की। यूरोप में इस बार जितनी सर्दी पड़ने की आशंका जताई जा रही थी उतनी ठंड नहीं पड़ी। इस वजह से वहाँ नेचुरल गैस की मांग कम है और इस घटी हुई मांग की वजह से नेचुरल गैस के भाव पर दबाव देखा जा रहा है। विदेशी बाजार में नेचुरल गैस का भाव घटकर $3.52 प्रति यूनिट तक आ गया है। एक साल का निचला स्तर है ये। फिलहाल नेचुरल गैस का भाव $3.81 प्रति यूनिट के करीब कारोबार कर रहा है। अपने अभी एक ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले ही साल में 2022 के दौरान नेचुरल गैस की कीमतें $9 से भी ऊपर निकल गई थी। सर, इतनी बड़ी गिरावट के बाद नेचुरल गैस की कीमतों में बाजार का क्या रुख आप देख रहे हैं, कितना असर डालेगा ये? फिलहाल ये मौसम का असर है यूरोप में जो वेदर है उसके गर्म रहने की संभावना और जिसका असर हमें नेचुरल गैस के प्राइसेस पर दिखाई दिया। नेचुरल गैस के प्राइसेस हमें यूरोप के मौसम से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। दो असर हमें दिखाई दे रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि यूरोप के देशों ने रूस से गैस की सप्लाई खत्म होने के बाद अपने LNG स्टोरेज काफ़ी बड़े कर लिए हैं। हमने पिछले एक साल में LNG कैपेसिटीज़ में बनाने में ह्यूज इन्वेस्टमेंट देखा है और वो LNG पहुँच रही है, इसलिए स्टॉक्स काफ़ी अच्छे हैं यूरोप के देशों के पास। और इस बीच वार्म वेदर के कारण डिमांड कम होने की संभावना, इसलिए गैस की कीमतों में गिरावट आ रही। लेकिन यूरोप के उपभोक्ताओं को इसका कितना फ़ायदा मिलेगा पता नहीं, लेकिन यूरोप के देशों को महंगाई कम करने में इससे ज़रूर मदद मिलेगी, क्योंकि यूरोप के इन्फ्लेशन में सबसे बड़ा हिस्सा गैस की और एनर्जी के प्राइसेस का था। तो अगर यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई कम होती है तो मंदी से उबरने की उनकी उम्मीदें या ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जो रफ्तार है उस पर थोड़ी कमी हमें दिखाई देगी। अब खबर बजट 2023 से जुड़ी। इस बार के बजट में करीब 35 गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ सकती है। ऐसी वस्तुओं में प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक का सामान और ज्वेलरी शामिल हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर महंगाई बढ़ने की वजह से इस साल देश में आयात की लागत लगातार बढ़ रही है और हाल के दिनों में निर्यात में कुछ सुस्ती आई है। इस वजह से अप्रैल से नवंबर के दौरान वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर $198 अरब तक पहुंच गया है। सर, पहली बात तो ये कि इंपोर्ट ड्यूटी क्यों बढ़ाने जा रही है सरकार, और दूसरा, क्या इससे महंगाई को और ज़्यादा हवा नहीं मिलेगी? पिछले साल सरकार को भारत से निर्यात तो नहीं बढ़ा, जो पुरानी कहानी है, बराबर अलग अलग संदर्भों से समझते रहे, लेकिन भारत का आयात रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ा। और पिछले कई सालों में भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ी उनका फ़ायदा सरकार को इंपोर्ट का से जो टैक्सेस आते हैं, जो इंपोर्ट से रेवेन्यू कलेक्शन, उसको बढ़ाने में मिला। कस्टम रिसिप्ट्स 12% बढ़ी पिछले साल की तुलना में। जो ताज़ा आंकड़ा बता रहा है वो 1.41 लाख करोड़ रुपए का है। ये उस स्थिति में है क्योंकि पिछले साल भारत में आयात में तेज बढ़ोतरी दिखाई दी और चूंकि रुपया कमज़ोर था तो इसलिए आयात में रियलाइजेशन और ज़्यादा हुआ था रेवेन्यू की दृष्टि से। इसलिए सरकार को राजस्व की दृष्टि से इन
इन उत्पादों पर ड्यूटी बढ़ाकर थोड़ी बेहतर रेवेन्यू की उम्मीद है। पर दूसरी जो बड़ी वजह बताई जा रही है कि इसमें बहुत सारे गैर ज़रूरी उत्पाद हैं, जिन उत्पादों का उत्पादन भारत में हो सकता है और भारत में उत्पादन करने के लिए इन्हें प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है ड्यूटी बढ़ाने के लिए। और तीसरी और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात है कि सरकार को ये तय करना मुश्किल होगा इस बजट में कि अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाती है तो उसका असर महंगाई पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे उत्पाद हैं, बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिनका असर हमें कीमतों पर दिखाई देगा। लेकिन अगले साल की तैयारी इस हिसाब से समझ में आ रही, जैसा हमने आपको अभी जीडीपी की चर्चा में बताया ना शुभम, वहाँ से तार जोड़ सकते हैं कि अगर अगले साल भारत की आर्थिक विकास दर सब 6% 5.5% के आसपास होती है और भारत की जीडीपी और इन्फ्लेशन रेट भी 5% के आसपास रहती है, तो सरकार के लिए को अर्थव्यवस्था में उतनी ग्रोथ नहीं मिलेगी जिससे कि उसे अच्छा टैक्स रेवेन्यू मिल सके। और उस दृष्टि से इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ाकर सरकार को राजस्व में थोड़ी बढ़त होगी। इस साल हमने राजस्व के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होते भी देखी है। देश के बड़े शहरों में ज़मीन के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। दौलत कैपिटल की एक ताज़ा रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में कहा गया कि टियर 1 शहरों में ज़मीन के दाम कोरोना से पहले वाले दौर के मुकाबले 20 से 200% तक बढ़ गए हैं। ज़मीन के साथ अपार्टमेंट की कीमतों में भी जोरदार बढ़ोतरी हुई है। सर, किन शहरों में कितनी कीमतें बढ़ी हैं? ये इस आज की प्रमुख खबरों में सबसे महत्वपूर्ण खबर है। लंबे समय के बाद भारत के लैंड मार्केट में भारत के का जो ज़मीनों का बाजार है उसमें तेज़ी दिखाई दी है। करीब 20 से 200% तक टायर 1 जो बड़े शहर हैं उन्हें 20 से 200% तक की बढ़ोतरी दिखाई दी है। गुड़गांव और हैदराबाद में हाईएस्ट इंक्रीज आई है प्राइसेस में, सबसे ज़्यादा गुड़गांव और हैदराबाद के बाजार में 200% की। जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं उसके हिसाब से एनरॉक की एक रिपोर्ट बताती है कि कोविड से पहले जो डील्स थी लैंड की 8 सिटीज़ में वो करीब 20 लैंड डील्स हुई थी 925 एकड़ की कोविड से पहले के साल में। लेकिन 2022 के पहले 9 महीने में देश के 8 बड़े शहरों में 68 अलग अलग लैंड डील्स हुई हैं जो 1656 एकड़ की हैं। और इन डील्स के कारण देश के सारे शहरों में, चाहे वो बैंगलोर हो या हैदराबाद हो या बैंगलोर का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो, गुड़गांव हो, महाराष्ट्र का हिस्सा हो, यहाँ दोनों तरीके की प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़े हैं। लैंड के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और अपार्टमेंट्स के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं। इसी वजह से इन इलाकों में रजिस्ट्रेशन और लैंड रजिस्ट्रेशन के चार्जेस में भी और उसके रेवेन्यूज़ में भी बढ़ोतरी दिखाई दी है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हमें गुड़गांव और हैदराबाद के में दिखाई दे रही है। सर, अब इस बढ़ोतरी के बाद प्रॉपर्टी बाजार पर किस तरीके का असर होगा? हम लोगों ने अपने मनी सेंट्रल के साल की शुरुआत की चर्चा में कहा था कि प्रॉपर्टी बाजार में इस साल तेजी की संभावना दिखाई दे रही है शुरुआती तौर पर। अब 2 बड़ी चीज़ें दिख रही हैं। एक तो लैंड के प्राइस बढ़ने का असर ओवरऑल प्रॉपर्टी के प्राइसेस पर पड़ेगा, मकानों की खरीद के प्राइस पर पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस में और भी लागतें बढ़ने की संभावना है क्योंकि कच्चा माल महंगा हो रहा है। इसलिए आप ये मान सकते हैं कि मकानों में तेज़ी का, जो भी मकान खरीदने की डिमांड बाजार में आएगी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी लगभग तय है। बाजार मान रहा है कि 8 से 9%। अगर आप लैंड प्राइस की इंक्रीज़ को अभी जोड़ लें जो 200% तक है तो फिर 10% से ऊपर की बढ़ोतरी शायद मकानों की कीमत में, जो उनका टिकट या प्रिंट साइज है, उसमें इस साल हमें दिखाई देगी। वैश्विक स्तर पर बढ़ती निवेश मांग की वजह से गोल्ड की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। घरेलू वायदा बाजार MCX पर सोने का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब है। सोमवार को भाव 56,175 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई को छू गया था। विदेशी बाजार में भी सोने की कीमतें 8 महीने के ऊपरी स्तर $1885 प्रति ऑन्स के करीब बनी हुई हैं। सर, सोना अचानक क्यों चमकने लगा? सोना डॉलर के साथ होल्ड कर रहा है। डॉलर की कीमतों में, डॉलर इंडेक्स में तेज गिरावट देखी गई। हालांकि 2 महत्वपूर्ण आंकड़े सोने की कीमत को प्रभावित करने की दृष्टि से ज़रूरी हैं। एक तो ये डॉलर इंडेक्स में आने वाले समय में क्या रुख रहने वाला है। अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन का आंकड़ा, जो कंज्यूमर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आता है जिसमें शायद थोड़ी इन्फ्लेशन में थोड़ी कमी की उम्मीद है, अगर वो आंकड़ा आता है तो डॉलर पर अब में और ज़्यादा गिरावट होगी और ये माना जाएगा कि RBI फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को लेकर थोड़ा नरम पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी बाजार से एक और आंकड़ा जो आया वहाँ जॉब्स का, वो आंकड़ा बाजार की उम्मीदों के हिसाब से उतना अच्छा नहीं था। अभी जॉब ग्रोथ मजबूती के साथ अमेरिका में बनी हुई है। लेकिन अब चूंकि आकलन पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्थाओं में मंदी के, इसलिए सोने को लेकर रुख काफ़ी स्पष्ट और काफ़ी दिख रहा है। सोने की कीमतें 1856-1900 प्रति ऑन्स के आसपास बाजार में ट्रेड कर रही और उसका आउटलुक भी काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। अगर आप गौर से देखें तो पिछले 5 साल में सोने की कीमतों में हमने काफ़ी बढ़ोतरी देखी, करीब 90% के आसपास की बढ़ोतरी सोने की कीमतों में देखी है। अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर।
विदेशी निवेशकों के नजरिए से अगर आप देखें तो भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही हफ्ते में 6 जनवरी तक का आंकड़ा है, एफपीआई ने नेट बिकवाली की, वो भी 5,871 करोड़ रुपए की। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की वजह से ये बिकवाली की जा रही है, कई और वजह भी हैं, इसको हम विस्तार से समझेंगे कि क्या कारण है कि विदेशी निवेशक अचानक भारतीय शेयर बाजार से रूठे नजर आ रहे हैं। अगर वो बिकवाली कर रहे हैं तो बिकवाली कहाँ कर रहे हैं, पूरे साल में उन्होंने कितनी बिकवाली करी। सर, पहला सवाल, नए साल में अचानक ऐसा क्या हुआ? दिसंबर तक तो खरीदारी चल रही थी, जनवरी के पहले हफ्ते में ऐसा क्या देख लिया विदेशी निवेशकों ने जो बिकवाली का बटन दबा दिया? नए साल में विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं बनती दिखाई दे रही तो उनको कहीं ना कहीं रेखांकित किया। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 11 दिनों में लगातार साल की शुरुआत में 14,300 करोड़ की बिकवाली की, जबकि दिसंबर में हमने 11,119 करोड़ रुपए की खरीद देखी थी, इसकी तरफ शुभम इशारा कर रहे हैं, और नवंबर में 36,239 करोड़ की खरीद देखी थी। दरअसल ये चर्चा होने लगी थी नवंबर के बाद से कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में वापस लौट रहे हैं, उनका निवेश वापस लौटता दिखाई दे रहा है। लेकिन अचानक इन 11 दिनों में तेज गिरावट आई, तेज बिकवाली आई। हालांकि बाजार ने अपने आप को स्टैंड किया, होल्ड किया है, और जो पिछले साल भी हमने देखा कि भारतीय निवेशकों की बचत है, पर विदेशी निवेशकों का रुख भारतीय बाजार को लेकर बदल रहा है, और उसकी 3 बड़ी वजहें हैं जो तुरंत दिखाई देती हैं, और शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए इसे सतर्क रहने की जरूरत है। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह है कि भारत की जो मैक्रो पिक्चर है, भारत की आर्थिक विकास दर को लेकर जो आंकड़े आ रहे हैं वो निश्चित रूप से पिछले साल से खराब हैं, पिछले साल की तुलना में, और इस साल की उम्मीदों से भी खराब है। भारतीय अर्थव्यवस्था को इस साल कम से कम 7.5 से 8% के आसपास ग्रो करना चाहिए था। अब सरकार का भी आंकड़ा 7% के नीचे है, 7% के आसपास आ रहा है। क्योंकि अगले साल को लेकर पहले ही इस बात के आकलन थे कि बेस इफेक्ट खत्म हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को अगले साल काफ़ी तीखी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी, तो विदेशी निवेशकों को भारत के व्यापक अर्थव्यवस्था की तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए बाजार में हमने उनकी बिकवाली देखी है। अब उनका रुख सिलेक्टिव स्टॉक्स के बेस पर होगा, जो बड़ी कंपनियां और जिन्हें बाजार में अच्छी संभावना दिखाई देगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स हैं। चूंकि महंगाई लंबे समय तक चलने की गुंजाइश दिखाई दे रही है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाली जो बुनियादी कोर इन्फ्लेशन है उसमें कमी होती नहीं दिख रही है। इसलिए भारत के में विदेशी निवेशकों ने अपने आप को सुरक्षित करना शुरू कर दिया है। तीसरी चीज़ जिसने विदेशी निवेशकों के रुख को प्रभावित किया है वो रुपए की कमजोरी है। एक बड़ा एंटीथीसिस विदेशी निवेशकों के लिए रुपए की दृष्टि से आया। विदेशी निवेशक सितंबर अक्टूबर के बाद ये मान रहे थे, शुभ हम लोग जिनसे चर्चा कर रहे थे, उनका मानना था कि डॉलर इंडेक्स अगर कमजोर होता है तो रुपए में मजबूती आती दिखाई देगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भारतीय रुपया उतना मजबूत नहीं हुआ, डॉलर इंडेक्स जिस स्तर से नीचे गया था, और इसलिए भारत के चालू खाते के घाटे को लेकर भी बाजार में चिंता है। और इन तीनों घटनाओं का रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है बाजार से विदेशी निवेशकों की बिकवाली के तौर पर। और एक और फैक्टर भी इसमें है जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सर, पूरे साल की अगर बात करेंगे, पिछला पूरा साल, ये तो चलिए पहला हफ्ते की बात हुई, पिछला पूरा साल भी कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा। पिछला पूरा साल विदेशी निवेशकों के लिहाज से अच्छा नहीं रहा। विदेशी निवेशकों ने करीब 1 लाख करोड़ के आसपास, 1.21 लाख करोड़ रुपए की बिकवाली 2022 में की, जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर ईयर में, और इसमें भी बहुत बड़ा हिस्सा टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में बेचा गया। जो नेस्डैक का टेक्नोलॉजी मेल्टडाउन हमने देखा था, उसका सीधा असर हमने भारतीय शेयर बाजार में टेक्नोलॉजी कंपनियों पर देखा, और ये पहला मौका था लंबे समय के बाद शुभम, जब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, जिनको आमतौर पर किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ा फायरवॉल माना जाता है कि इन कंपनियों में ग्रोथ हमेशा होती रहेगी, उन कंपनियों में सबसे ज़्यादा तेज बिकवाली हमने देखी। तो इसलिए अगर आप भारत में विदेशी निवेशकों की बड़ी पिक्चर देखें तो 1,21,000 करोड़ रुपए की कुल बिकवाली की दिखती है, पर उसका बहुत बड़ा हिस्सा तकनीकी कंपनियां, इन्फोसिस, विप्रो, TCS और इस तरीके की तमाम लार्ज कैप और मिड कैप कंपनियों से निकलकर बाहर गया है। और ये निवेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी सेक्टर में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो दबाव दिख रहा है उसका असर हमें दिखाता है। सर, अब 2 बड़ी चीज़ें सामने हैं बाजार के, एक बजट और दूसरा तिमाही नतीजों का सीजन शुरू हो रहा है। तिमाही नतीजे कल से आगाज़ हो जाएगा, पहला बड़ा नतीजा आज ही शाम को TCS का आ जाएगा। क्या लगता है आपको, बाजार को ये कैसी दिशा देंगी दोनों चीज़ें? बजट को लेकर बाजार में कोई बहुत बड़ा उत्साह बनता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बजट की तस्वीर साफ है। इस बार के आंकड़ों के हिसाब से भी, अर्थव्यवस्था में निवेश की दृष्टि से भी, सरकार महामारी और उसके बाद के असर से निपटते सरकार के बजट के आंकड़े भी सामने दिखते हैं कि सरकार के पास अर्थव्यवस्था को में ताकत डालने की या निवेश की कितनी क्षमता है। वैसे भी सरकार के खर्च से अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता।
जो 2-3 बड़े आंकड़े बजट से पहले निवेशक देखना चाह रहे थे, उसमें एक आंकड़ा यह था कि भारत में कंजम्पशन की ग्रोथ कैसी होने वाली है। पिक्चर बड़ी मिक्स है, तस्वीर मिश्रित है। अभी ग्रामीण इलाकों से मांग निकलना शुरू नहीं है, हालांकि होप है कि आखिरी क्वार्टर में थोड़ी मांग बेहतर दिखाई देगी। एफएमसीजी कंपनियां अभी भी जूझ रही हैं मांग को लाने के लिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर में थोड़ा मिक्स रिवाइवल दिखाई दे रहा है, और इसलिए बजट की दृष्टि से, और वो भी ये अगला साल चुनाव के साल का बजट है, यानी आखिरी बजट होगा सरकार का, बजट में किसी बहुत बड़े ट्रिगर की उम्मीद नहीं है। एक चीज़, दूसरी चीज़ और समझना ज़रूरी है कि शेयर बाजार हमेशा बजट से पॉलिसी इंडिकेटर्स ढूंढता है, बड़ी पॉलिसी के इंडिकेटर्स ढूंढता है कि कोई बड़ा रिफॉर्म में किया जाए। तो चूंकि पिछले 1-1.5 साल में प्राइवेटाइजेशन की दृष्टि से देखें, बाकी चीज़ों से देखें, जो बड़े रेडिकल रिफॉर्म्स हैं, या तो उनकी घोषणा हो चुकी है या उनकी घोषणा के बाद उनके नतीजे हमारे सामने नहीं आए। जैसे प्राइवेटाइजेशन एक बड़ा ट्रिगर हो सकता था मार्केट के लिए, पर पूरा साल प्राइवेटाइजेशन के लिहाज से बहुत हल्का रहा, फीका रहा। ना एसेट मोनेटाइजेशन हो पाया, ना कोई बड़ी कंपनियां बिक पाई, केवल LIC की लिस्टिंग हुई। तो कोई बड़ा रिफॉर्म बजट के जरिए फिलहाल बाजार को नहीं दिख रहा है। दूसरा जो अभी ताजी गिरावट है इस तिमाही की, वो कंपनियों के नतीजों के आधार पर है। कंपनियों के तिमाही नतीजे शुरू हो चुके हैं। सर शुभम ने आपको बताया कि एक बड़ी कंपनी का नतीजा आ जाएगा, जिसके बारे में हम शायद आपसे कल चर्चा करेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जो दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, उनमें जो नॉन फाइनेंशियल कंपनियां हैं, यानी जो बैंकिंग सेक्टर को और फाइनेंशियल कंपनी को निकाल दिया जाए, तो उनकी तीसरे क्वार्टर की अर्निंग में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी दिखाई देने की उम्मीद नहीं है। ब्रोकरेजेस ये मान रहे हैं कि बैंक्स को छोड़कर, फाइनेंशियल सर्विसेज को छोड़कर 2% के आसपास की बढ़ोतरी बाकी पूरे स्पेस में हमें दिखाई देगी, जो उनके नेट परफॉर्मेंस में या मुनाफों में जो पिछले साल की तुलना में बेहतर नहीं होगी। और इसीलिए बहुत सारे निवेशक, विदेशी निवेशक फिलहाल रिजल्ट से पहले बाजार में सेल ऑफ कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। कंपनियों के नतीजे देखने के बाद स्टॉक्स के आधार पर यह खरीद शायद वापस आ सकती, क्योंकि तीसरी तिमाही के नतीजों के साथ गाइडेंस पे पता चलेगा कि चौथी तिमाही कैसी होने वाली है। और कल से आपको मनी सेंटर में लगातार हम हर बड़ी कंपनी का नतीजा कवर करेंगे। आज TCS का नतीजा शाम को आएगा, कल आपको TCS के नतीजे बताएंगे, और इसके साथ भी अगली बजट तक या जब तक ये नतीजों का सीजन रहेगा, जो बड़ी कंपनी अपना नतीजा जारी करेगी, उसका क्या असर है, कंपनी क्या कह रही है और उस अर्थव्यवस्था पर क्या संकेत दे रही है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा मनी सेंट्रल में। अब रुख करते हैं मनी सेंट्रल झटपट का। करीब 3 वर्षों के बाद चीन ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खोल दिया है, और इस कदम को चीन की जीरो कोविड नीति के खत्म होने के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि चीन के कई शहरों में अभी भी कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में चीन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को खोले जाने के बाद कई देशों ने अपने यहाँ कोरोना से जुड़े प्रतिबंध बढ़ाए हैं। चीन के उद्योगपति और दुनिया की दिग्गज फिनटेक कंपनी आंट ग्रुप के संस्थापक जैक मा ने आंट ग्रुप से अपना कंट्रोल छोड़ने का फैसला लिया है। पिछले हफ्ते ही आंट ग्रुप की तरफ से ये जानकारी दी गई और कहा गया कि ग्रुप पर अब किसी का ओवरऑल कंट्रोल नहीं होगा। जैक मा का आंट ग्रुप के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50% की हिस्सेदारी थी, लेकिन नए बदलाव के बाद यह हिस्सेदारी सिर्फ 6% की रह जाएगी। जैक मा दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के भी संस्थापक हैं। खुले बाजार में गेहूं बेचने पर सरकार की तरफ से इस हफ्ते फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि ये खबर लंबे समय से आ रही है, फैसला अभी तक नहीं हुआ है। इस संभावना के बावजूद घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतें आसमान पर बनी हुई हैं। शायद ये संभावना बार बार इसीलिए जताई जा रही है कि कीमतें थम जाएं। सोमवार को दिल्ली में गेहूं का भाव 2903 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। महंगे गेहूं की वजह से आटा और मैदा भी महंगे हो रहे हैं। कई शहरों में, कई बाजारों में, कई सुपर स्टोर पर आटे का भाव अब 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच रहा है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? दो खबरें, और दोनों खबरें चीन से, जिन्हें देखना हमारे लिए ज़रूरी है। पहली ये कि चीन ने अंततः अपने यहाँ सारे प्रतिबंध हटा दिए और अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल शुरू कर दिया। ये घटनाक्रम अगले 2-3 हफ्तों में दुनिया के कई सारे बाजारों में बदलाव ला सकता है। जैसे आज हमने कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होते देखी, कॉपर की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुँचते देखी। कमोडिटी बाजार चीन में कोविड के प्रतिबंध हटने और बाजार खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही ये प्रतिबंध हटना शुरू होंगे, कमोडिटी बाजार में क्या होगा, इस पर हमारी निगाह रहेगी, क्योंकि उससे तय होगा कि इस साल दुनिया में महंगाई से कितनी राहत मिलेगी। और जैक मा अब एंट ग्रुप से जा रहे हैं। एक बड़े टेक्नोलॉजी स्टार की, दुनिया में नए तरीके की टेक्नोलॉजी क्रांति लाने वाले व्यक्ति की विदाई है।
जैक मा के रिश्ते चीन की सरकार के साथ अच्छे नहीं हैं। चाइनीज़ ऑफिशियल ने चाइनीज़ सरकार ने जैक मा को अपना IPO लाने के लिए से रोका था। आपको याद होगा 2020 में जैक मा IPO लाने वाले थे और चीन सरकार के दखल से वो IPO रोका गया था और उसके बाद चीन की सरकार ने अलीबाबा ग्रुप पर क्रैकडाउन किया था। एंट ग्रुप इसके बाद कैसे चलेगा और कहाँ निवेश करेगा, ये भी एक डेवलपिंग घटनाक्रम होगा जिस पर हमारी नज़र बराबर रहेगी। चलिए, अब बारी वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियों की। आज की चिट्ठी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की चिट्ठी लिखी है एक मिडिल क्लास ने। मिडिल क्लास वो क्लास जिससे बजट को, देश की अर्थव्यवस्था को, देश को, सरकार को, सबको बहुत उम्मीदें होती हैं, क्योंकि यही खर्च करता है तो देश चलता है। लेकिन इस मिडिल क्लास की क्या उम्मीदें हैं, इस मिडिल क्लास के क्या अरमान हैं, वो क्या चाहता है इस बजट से, सुनिए ये चिट्ठी। डाकिया आया, डाकिया आया। देश भर से लोग लिख रहे हैं वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी, चिट्ठी अरमानों की। मेरे हाथ में एक ऐसी ही चिट्ठी है। देखते हैं किसने भेजी है ये चिट्ठी और वो क्या कहना चाहता है वित्त मंत्री जी से। ये चिट्ठी किशोर की है, भुवनेश्वर से, जो प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। किशोर लिखते हैं, निर्मला मैडम नमस्ते, मेरा नाम किशोर है, भुवनेश्वर का रहने वाला हूँ। यहाँ एक प्राइमरी स्कूल में टीचर हूँ। स्कूल में इंटरवल की घंटी बजी है, बच्चे ग्राउंड में खाना खा रहे हैं, खेल रहे हैं। मैं स्टाफ रूम में बैठा अखबार पढ़ रहा और खबर छपी है कि आपने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। एक चिट्ठी के माध्यम से आपको अपना हाल बता रहा हूँ। मेरे हाल से ही मेरी ज़रूरतें छलक जाएंगी। मैडम, मैं चाय का बड़ा शौकीन हूँ। पहले दिन में 4-5 चाय पी जाता था, आजकल 2 कर दी हैं। क्या करूँ? स्कूल के बाहर बैठने वाले बब्बन ने चाय 15 रुपए की कर दी है, और वो भी क्या करे, दूध से लेकर राशन तक सब तो महंगा हो रहा है। मैडम, मेरे जैसे मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी ख्वाहिशों और ज़रूरतों के बीच सैंडविच बनकर रह जाती है। इन दिनों ज़रूरतों का मुंह इतना बड़ा हो गया है कि ख्वाहिशों का दम घुट रहा है। माँ बाबूजी को तीर्थ पर ले जाना है और पत्नी माला कई दिन से बोल रही है कि वॉशिंग मशीन ले लो। ठंडे पानी से कपड़े धोते धोते उसके हाथ सूज जाते हैं। तनख्वाह से घर के खर्चे ही पूरे नहीं पड़ रहे। अचानक कुछ हारी बीमारी आ जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाता है। समझ नहीं आता कि माँ, बाबूजी और माला को क्या समझाऊं। माँ बाबूजी को यही बोल रहा कि 2 साल से अभी तो कोरोना का डर है, अभी रुक जाओ। मन ही मन वो भी तो समझते ही होंगे। मिडिल क्लास कहीं सच नहीं बोल पाता, न घर में और न समाज में। बस सब सहकर मुस्कुराता रहता है। खैर, माला अब घर में सिलाई का काम करने लगी है। बोल रही थी कि सरकार से बोलना बेकार है, सिलाई के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसी से मशीन ले लेना। मुझे परिवार की ख्वाहिशों की फिक्र है, ऊपर से भविष्य की चिंता खाई जाती है। इस साल बेटा आजा 11वीं में आएगा, साइंस साइड से पढ़ रहा है तो 2 ट्यूशन लगाने होंगे, लैपटॉप दिलाना होगा और फिर इंजीनियरिंग की कोचिंग का भी तो खर्चा है। इन्हीं सब के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा। मैडम, मैं बीटेक नहीं कर पाया, प्राइमरी का टीचर हो गया किसी तरह। बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चों के घर वाले बहुत तारीफ़ करते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इंजीनियर बने। कुछ बच जाता तो मैं एक स्कूटी ले लेता, कभी बस से तो कभी पैदल स्कूल आता हूँ। लेकिन अभी बेटे का सोचकर ही टाल दिया। क्या बेकार में कर्ज लेना होगा तो अजय की पढ़ाई के लिए लेंगे। 90,000 छोटी रकम थोड़ी होती है। मैडम, एक बार अजय का अच्छा हो जाए तो मैं माला के साथ हवाई जहाज में ज़रूर बैठूंगा। गांव की ज़मीन पर एक मंदिर और एक दवाखाना बनाने की इच्छा है। मेरे बाबूजी मुफ्त दवा बांटते थे और लोग बहुत मानते भी थे उनको। खैर,
ख्वाहिशों का क्या। मैडम, इस बार मिडिल क्लास की ज़िंदगी का कुछ खर्च घटा दीजिए। हमारे अजय की आगे की पढ़ाई सस्ती हो जाए, उसे अच्छा सस्ता कॉलेज मिल जाए, कहीं से कोई वजीफ़ा मिल जाए। बहुत होनहार है मेरा बेटा। निर्मला जी, मेरा पूरा परिवार आपको युगों तक दुहाई देगा। हमें ना उम्मीद मत करिएगा मैडम। आपको अजय और माला के अरमानों की दुहाई है। आपका किशोर। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, वैसा ही रंगो रूप